नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एनसीआर परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर की नई वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग को एनसीआर की परीक्षा में यहाँ से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, अनुसुईया उइके। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो भूपेश बघेल हैं वह सीएम है छत्तीसगढ़ के वर्तमान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कौन बने हैं दोस्तों सीएमडी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, हेमंत खत्री। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, नई मुंबई में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हीरे की खान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कहाँ स्थित है हीरे की खान दोस्तों? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसने करवाया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, शेरशाह ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ से ली गई है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 विजेता टीम कौन सा देश था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा देश था दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उप विजेता कौन सा देश रहा है? वो है हमारा भारत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से स्थानीय अमेरिकी द्वारा भारत के लोगों को क्या नाम दिया गया है? तो बताए फ्रेंड्स, क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, एमेरिंडस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइलैंड फोर्ट द्वीप किला है? तो बताए फ्रेंड्स, इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो यहाँ राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, सिंधुदुर्ग को दोस्तों आइलैंड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो किस देश में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है दोस्तों, यूएई में आयोजित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से जफरनामा के लेखक कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह जी। और ये किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, टैकोमीटर से निम्न में से क्या मापा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, टैकोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, चाल को मापा जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, फेडरलिज्म। ठीक है, ये
भारतीय संविधान का प्रस्तावना का भाग नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी जी के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में किस देश को फिर से शामिल किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, मालदीव को। ठीक है दोस्तों, जो मालदीव है 2018 में दोस्तों ये बाहर हो गया था। ठीक है, और अभी क्या ये फिर से शामिल हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं मालदीव की। मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों? माले। और मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीपीय रूपिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग साथ साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस समिति के द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, लोक लेखा समिति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, तेल निर्यात करने वाले देश ने एक व्यापारिक संस्था बनाई है जो जानी जाती है। तो बताइए फ्रेंड्स, किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन तथा कार्यशील मंडलों में बटा है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय रेल नेटवर्क है वह 17 जोन और 73 कार्यशील मंडलों में बटा हुआ है। ठीक है, वर्तमान में ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, झेलम नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों जो झेलम नदी है वो उसका उद्गम कहाँ से होता है? कश्मीर घाटी के वेरीनाग के निकट से होता है। ठीक है दोस्तों, और ये बहती हुई किस नदी में मिल जाती है? चेनाब नदी में मिल जाती है। तो चलिए साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पर मुंडा जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग टू गिवन ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर हमें हजार्ड का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो बताइए दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, HAZARDOUS। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखना है, डबल जेड तो आएगा नहीं बीच में। ठीक है, और लास्ट में हमें OUS। ठीक है, याद रखना बस, OUS आएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, एडमायर मीन एज। तो बताइए यहाँ पर एडमायर का मतलब क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स टू द फॉलोइंग ऑप्शन। तो दोस्तों हमें यहाँ पर फ्रंटियर का सिनोनिम्स बताना है। यहाँ पर समानार्थक शब्द क्या होगा फ्रंटियर का? तो बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर पहले बता दूँ आप लोग को, फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? सीमा। ठीक है, सीमा हो गया, बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका समानार्थक शब्द क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, बाउंड्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, एंडावेयर का करेक्ट स्पेलिंग बताना है, यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एंडावेयर, ENDEAVOUR। ठीक है, ये है आप लोग की करेक्ट स्पेलिंग, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों में यहाँ बताना प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो बताइए। तो यहाँ दोस्तों दे रखा है ऑप्शन में यू, तो सारे ऑप्शन में है। ठीक है, तो हम यू को चेक नहीं करेंगे और बाकी को चेक कर लेते हैं। क्या दे रखा है? FJMQT। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या है दोस्तों? 6,
जे की 10, एम की 13, क्यू की 17 और टी की 20। ठीक है, तो अगला कितना हो जाएगा दोस्तों 24, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 4 का डिफरेंस +4 +3 +4 +3, तो यहाँ पर +4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और 24 किसकी वैल्यू है दोस्तों, x की वैल्यू है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, UX। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, ABC बहन है। ठीक है, क्या बोल रहा है आप देख लेते हैं। ABC बहन है, DE का भाई है। दोस्तों इसको बाद में लेंगे भी। ठीक है, आगे क्या बोला है, EB की बेटी है। दोस्तों जो E है वो B की बेटी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ बोला था दोस्तों DE का भाई है। जो D है वह E का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, A D से कैसे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो D है वो A को क्या बुलाएगा, जो D है वो A को क्या बुलाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लोग क्या हो गए दोस्तों, आपस में बहनें हो गई। इनमें से एक बहन की एक बेटी है जिसका नाम है E। ठीक है, अब E का भाई कौन है दोस्तों, D है। ठीक है, जो D है इनमें से A को क्या बुलाएगा, वो बुलाएगा आंटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, किसी पार्क में कुछ खरगोश व कुछ कबूतर हैं जिनके सिरों की संख्या 32 है, कुल पैरों की संख्या 100 है, तो पार्क में उपस्थित खरगोशों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोग को बता रखा है। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या बट्टे 2 माइनस सिरों की संख्या। ठीक है, सिरों की संख्या, ये आपको फॉर्मूला है। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या बट्टे 2 माइनस सिरों की संख्या। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, अब कुल पैरों की संख्या कितनी दोस्तों, 100 है, बट्टे 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी दोस्तों, 32 है। ठीक है, 32 है। अब 2 से इसको काट देते हैं, कितना बन जाएगा, 50 बार बन जाएगा। अब 50 में से 32 घटाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, 18 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ये 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आ गई हमारी 18। खरगोशों की संख्या कितनी दोस्तों, यहाँ पर 18 है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, यदि A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है, तो A अनुपात C क्या होगा। तो हम यहाँ पर C को क्या मान लेंगे, 100%। जो C की वैल्यू क्या है दोस्तों, 100% है। अब हम क्वेश्चन के पीछे से चलेंगे दोस्तों। अब ये बोल क्या रहा है, B C से 20% कम है। जो B है वो C से, किससे, C से 20% कम है, मतलब 100 में से 20 गए तो 80 है। ये 80% की जो वैल्यू आई वो B की है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, A B से 40% अधिक है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो A है वो B से कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों, 40% अधिक है। ठीक है, जब मैंने आप लोग को बता रखा है 40% अधिक होगा तो 100 में 40 को जोड़ देंगे, और जब कम होगा तो दोस्तों 100 में से उतनी वैल्यू को घटा देंगे। तो यहाँ पर 40% अधिक बता रहा है, तो इसलिए 140 हो जाएगा बट्टे 100। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको काट लेते दोस्तों, 0 से 0 हो गया, ये 0 से ये 0 हो गया। ठीक है, 14 8 112 हो गए। ठीक है, अभी क्या हो गया दोस्तों, A की वैल्यू ये आ गई और C की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। अब क्या करते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। अब दोस्तों A/C, A की वैल्यू क्या थी दोस्तों 112, C की वैल्यू क्या थी 100। ये कितने में जाएगा दोस्तों, 2 से 56 बार में जाएगा, और ये 50 बार में जाएगा। फिर ये 2 से कितने में जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 28 बार में जाएगा, और ये 25 बार में जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया दोस्तों, A और C का अनुपात 28:25 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसके उपयोग, खपत में, उसके कंजप्शन में दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जिससे खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जब अगर ऐसा बोले दोस्तों क्वेश्चन में, तो हमें एक फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज वृद्धि का। ठीक है, परसेंटेज वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, A/100 माइनस A इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है परसेंटेज वृद्धि का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या था, A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी। ठीक है, 20 बटे 100 में से 20 जाएंगे दोस्तों, गुणा 100।
ठीक है। 20/100 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, 80 बचेंगे, गुणा 100, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 0 से 0 हो गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब क्या दोस्तों यहाँ पर आ गया 50/2, इसको काटेंगे तो दोस्तों कितने हो जाएगा, 25 बार में जाएगा। तो हमारा यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि कितनी आ गई दोस्तों, 25%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर, 30% खाने पर और 10% दवाई पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 800 रुपये है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। दोस्तों हमें इसकी मंथली इनकम कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं कि जो मासिक आय है इसकी जो मंथली इनकम है वो क्या है, 100% है, ठीक है दोस्तों। मासिक आय जो इसकी 100% है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अपनी मासिक आय का, वो अपने मंथली इनकम का 20% शिक्षा में, ठीक है, और 30% खाने में और 10% दवाई में यूज़ कर देता है, खर्च कर देता है, ठीक है। टोटल खर्चा कितना हो जाएगा आप लोग का, 60%, ठीक है। 60% तो ये खर्चा ही कर देता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जब टोटल इनकम कितनी दोस्तों 100% है, उसमें से ये 60% तो खर्चा ही कर दे रहा है, तो कितना बचेगा दोस्तों इसके पास, 40% बचेगा, ठीक है। इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी, जो कि किसके बराबर होगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा दोस्तों, उसकी मासिक बचत कितनी है, 800 रुपये है, ठीक है। तो इसके बराबर क्या कर देंगे हम, 40% को रख देंगे, ठीक है। अब 40% को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, 40/100, क्योंकि जब परसेंटेज को हटाना है तो 100 नीचे आ जाएगा, बट बराबर में 800, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 0 से 0 काटेंगे, इस 4 से इस 80 को कितने में जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 20 बार में जाएगा। अब 2 0 इधर है, जब उसकी गुणा कराएंगे उधर तो कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जो इसकी मंथली इनकम हो जाएगी दोस्तों, मासिक आय हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, क्या बोल रहा है, किसी संख्या का, मान लो x है, किसी संख्या का 20%, परसेंट को हटाने के पीछे 100 ला देते हैं, किसके बराबर है, 120 के बराबर है, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं दोस्तों, अभी 1 0 से 0 गया, 2 छिंग 12, ये जब x बराबर 600 आ गया। अब क्या करना है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा दोस्तों, ये जो x लिख लिया है, संख्या लिख ली है, उसका 120% बताना हमें। तो 600 का 120% कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे हमें। अब इस 2 0 से ये 2 0 गया, 12 छिंग 72, ठीक है, 720% आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु को 72 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन कैसे करना है, आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, SP = CP × 100 - P/100, ठीक है दोस्तों। माइनस इस लगा रखा है, अगर हानि होती है तो माइनस लगाएंगे, अगर लाभ होता है तो दोस्तों यहाँ प्लस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है। आप क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। हमारा जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों SP है वो कितना है, 72 है, बराबर CP कितना है, कॉस्ट प्राइस हमें इसको ज्ञात करना है, ठीक है, गुणा 100 - P, 10% की हानि हो रही है दोस्तों, जब 10% की हानि हो रही है तो 100 में से 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, 90 बचेगा, 90/100 हो गया। अब इसको काट लेते हैं दोस्तों, 0 से 0 हो गया, ठीक है, 9 8 72। अब क्या करेंगे दोस्तों, CP बराबर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, इसकी जब गुणा उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। CP की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 80 आ गई। आप क्या करते हैं, आगे SP ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर SP बराबर CP की वैल्यू कितनी थी, 80 थी, गुणा 100 + P, क्यों करेंगे, क्योंकि 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना है हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो 100 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 105% हो जाएगा। तो 105% को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से ये कितने में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 1 5, 21 × 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 × 4 बराबर आप लोग का 84 हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में गलत हो रखा है, यहाँ पर 84 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, 84 आप लोग का आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग 45 साल है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणा 34 था। बेटे और पिता की उम्र क्रम से है
दोस्तों यहाँ पर हम बेटे और पिता की उम्र बतानी है कि क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग 45 साल है, ठीक है। तो पिता प्लस बेटा का उम्र का योग कितना है, 45 है, ठीक है। अब क्या बोला, 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणा 34 था। 5 साल पहले की बात कर रहा दोस्तों, मतलब इन दोनों की एज में से 5 साल माइनस होगा। फादर में से भी -5 हो जाएगा और सन में से भी -5 हो जाएगा। और किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, उनके गुणन के बराबर हो जाएगा, जो कि 34 दे रखा है। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये 2 इक्वेशन मिल गई हमें, 2 समीकरण मिल गए। अब इनमें क्या करेंगे दोस्तों, अभी जो ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों, इनको क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे कि इन दोनों समीकरणों को कौन सा वैल्यू संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ दे रखा है 7 और 38, ठीक है। अगर हम f की जगह दोस्तों 38 रखते हैं प्लस, तो दोस्तों ये 45 हो रहा है, ठीक है। इसको तो ये संतुष्ट कर दे रहा है पहले समीकरण को। अब देखते हैं दूसरे समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर हम 38 रखते हैं दोस्तों, 38 में से 5 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये 33 बचेगा, ठीक है। अब ये 5 एस की वैल्यू क्या रखेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर दोस्तों, 2 बचेगा, ठीक है। अब जब 33 की गुणा 2 में करेंगे तो 66 आ रहा है, लेकिन 34 हमें लाना है, 34 तो आ नहीं रहा, इसके मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पर, 5 और 36। अगर हम 5 यहाँ पर 36 एफ की जगह 36 और एस की जगह 5 रखें तो दोस्तों इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है हमारा, 41 हो रहा है, जो कि पहले वाले समीकरण को ही संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों, इसको इरेज कर लेते हैं। एफ प्लस एस बराबर 45 है, ठीक है। एफ माइनस 5 और एस माइनस 5 बराबर हमें 34 लाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 को रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर एफ की जगह पे हम 39 रखते हैं प्लस 6 रखते हैं तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, 45 हो रहा है, ठीक है। पहले समीकरण को उसने संतुष्ट कर दिया। अब दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है दोस्तों, 39 में से 5 घटाएंगे और 6 में से 5 घटाएंगे, ठीक है, बराबर 34 लाना है। तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते हैं। 39 में से 5 गए दोस्तों, कितने बचेंगे, 34 बचेंगे। और गुणा किसकी करनी है, 6 में से 5 गए तो 1, 34 गुणा 1 कितने हो जाएंगे, 34, जो कि बराबर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है तो उसकी यात्रा का कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम क्या दे रखा है, टाइम बराबर 5 घंटे 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट को हम क्या करेंगे दोस्तों, घंटे में चेंज कर लेंगे, इसलिए 60 नीचे लाएंगे, ठीक है। अब 15 चौको 60, अब क्या करेंगे 5 + 1/4, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 21/4 आवर, ठीक है। 21/4 घंटे हो जाएगा हमारा समय। अब क्या बोला दोस्तों, यदि वो पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, ठीक है, तो मान लीजिए x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर कितना है दोस्तों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले निकालेंगे एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। औसत गति को निकाल लेंगे हम यहाँ पर। एवरेज स्पीड बराबर, इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा था, 2xy/x + y, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2 गुणा x की वैल्यू कितनी दोस्तों, 60 है, गुणा y की वैल्यू 45 है, बट्टे x और y को अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 और 45 यहाँ पर 105 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल गुणा समय, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाल कितनी देर की थी पीछे दोस्तों, 2 गुणा 60 गुणा 45, ठीक है, बट्टे 105, ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया, चाल हो गया, गुणा समय कितना था, 21/4 हो गया था, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं दोस्तों, 15 × 7 = 105, 15 × 3 = 45, ठीक है। और 7 से 3 बार में जाएगा, 7 × 3 = 21, 2 से ये 4 2 बार में जाएगा, 2 से ये 60 30 बार में जाएगा, ठीक है। अब 3 × 3 = 9, 3 × 27, ठीक है। 270 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है क्या है, किसी 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोने से 4 सेंटीमीटर की चादर काट ली जाती है तथा बचे हुए भाग को मोड़कर एक खुला बक्सा बना लिया जाता है। बक्से का आयतन ज्ञात करना है हमें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कोई चादर है,
ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इनके चादर के चारों कोनों को 4-4 सेंटीमीटर काट लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से काट लिया जाता है। तो अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 32 हो जाएगी, क्योंकि 4 और 4 8 घट जाएंगे किस में से 40 में से, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, इसका टोटल लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अब इधर से भी 8 घटा देंगे दोस्तों 15 में से, तो ये चौड़ाई कितनी आ जाएगी इसकी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, लंबाई की 32 हो जाएगी और चौड़ाई की कितनी हो जाएगी दोस्तों 7 हो जाएगी। ऊंचाई तो हमारी 4 है ही। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बक्से का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई की वैल्यू कितनी है 32 गुणा चौड़ाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7 गुणा ऊंचाई कितनी है 4। ठीक है, अब 7 गुणा 32 कितने हो गए दोस्तों, 7 दूनी 14, हासिल गया 1 7 21 और 1 22, 224 गुणा 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हमारे 4 चौक 16, हासिल गया 1 4 दूनी 8 और 1 9 4 दूनी 8। ठीक है, 896 घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्या बोला 25 वस्तुओं का जो सीपी है वो 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लेते हैं, 25 वस्तुओं का सीपी जो है दोस्तों वो किसके बराबर है 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर सीपी बट्टे ये वाला एसपी इधर ले आएंगे, एसपी बराबर 20 को यहीं रहने देंगे। अब उधर से ये 25 इधर ले आएंगे तो नीचे आ जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना जो सेलिंग प्राइस है वो हमेशा सीपी से बड़ा होगा, जो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, फिर करते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दूँ आप लोग को, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया परसेंटेज लाभ निकालने का। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, एसपी की वैल्यू क्या है 25 है। ठीक है, 25 में से सीपी की वैल्यू क्या है 20 बटे 20 गुणा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये क्या करेंगे 20 से ये कितना में जाएगा 5 बार में जाएगा। अब 25 में से 20 जाएंगे तो दोस्तों कितना चाहिए 5 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, परसेंटेज लाभ कितना आ गया 25%। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है एक परीक्षा में 58% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 37% परीक्षार्थी गणित में, तो यहाँ पर दोस्तों असफल होगा। ठीक है, असफल रहे यदि 19% परीक्षार्थी दोनों विषय में असफल हुए तो परीक्षा में दोनों विषय में सफल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों हमें ये बताना है कि परीक्षा में दोनों विषय में सफल छात्रों की प्रतिशत संख्या कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए 58%। ठीक है, और मैथ में कितने परसेंट फेल हुए 37%। ठीक है, टोटल फेल की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर 58 प्लस 37 बराबर कितना 95% बच्चे दोस्तों टोटल फेल हुए हैं। ठीक है, अब दोनों विषय में कितने फेल हुए हैं दोस्तों वो ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, बोथ सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। अब 95 में से 19 जब घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 76% आएगा, जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंटों की संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, कुल कितने दोस्तों 100% होंगे क्लास में। ठीक है, उसमें से 76% क्या है दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो जब 100 में से 76 जाएंगे दोस्तों 24% जो होगा वह दोनों विषय में फेल छात्रों की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों एक्स और वाई के वर्तमान आयु क्रम से 3:4 है। 7 साल बाद यह अनुपात क्रम से 4:5 बन जाएगा। वाई का वर्तमान उम्र क्या होगी। दोस्तों में यहाँ वाई की वर्तमान उम्र क्या होगी वो बताना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है। ठीक है, उनके आयु का क्रमशः अनुपात क्या है 3:4 है। ठीक है, 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब जो बड़ा होगा उसमें छोटे को घटा देना है। ठीक है, तो 5 दिया 15 4 चौको 16, 16 में से 15 गए तो 1 अनुपात बराबर कितने का आ जाएगा 7 पंजे 35 7 चौक 28। ठीक है, जब 35 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा, तो 1 अनुपात बराबर 7 आ गया। यहाँ पर हमारा आधार अनुपात क्या है दोस्तों 3:4 है। ठीक है, वाई की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों 4 है, तब 1 अनुपात बराबर 7 है
तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 गुणा 4, 7 चौको 28। तो जो y की वैल्यू है दोस्तों क्या आ जाएगी, 28 आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। y की उम्र कितना हो जाएगी, 28 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति ने 375 प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची। एक वस्तु पर उसे 25% लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% हानि हुई। तो पूरे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें नेट परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, नेट परसेंटेज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को मैंने बता रखा है, x + y + x × y अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, x और y की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों जब यहाँ लाभ हो रहा है, ठीक है, तो प्लस का 25, और जब हानि हो रहा है तो माइनस का 25 y हो जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखते हैं दोस्तों, x की वैल्यू कितनी है, 25 + -25, ठीक है, प्लस 25 गुणा 25 बटे 100। दोस्तों यहाँ से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो प्लस है ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब ये कट जाएंगे आपस में। अब यहाँ दोस्तों 25 गुणा माइनस के 25 कितना हो जाएगा, माइनस के 625 हो जाएगा बटे 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 6.25। अब 6.25 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर माइनस के 6 सही 1/4 के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, ज्योत्सना को कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, ज्योत्सना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, गुण संधि है। ठीक है, परोपकार में गुण संधि है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग निम्न में से कौन सा है। तो बताइए फ्रेंड्स, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, अनुधनवाद। ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, अनु हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों मैं बताना प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ ये दे रखा है दोस्तों 19 से 29 में 10 का डिफरेंस है। ठीक है, अब तो यहाँ पर 78 से अगर 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो अब यहाँ पर हम कुछ और ट्राई करते हैं कि जैसे 1 + 9 = 10 गुणा 2 = 20 प्लस ये वाला 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 29 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर 78 कर लेते हैं दोस्तों, 7 + 8 बराबर कितना हो जाएंगे, 15 गुणा 2 = 30 प्लस ये वाला 8 कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, बताना प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 18 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 32 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। ठीक है, अब इसको करना कैसे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर, 31, 13, 45, 54 और 63। ठीक है, 63। अब दोस्तों यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर जो 31 दे रखा है उसके बाद 13 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो पहले है वो लास्ट में हो रहा है, जो लास्ट में वो पहले आ रहा है। ठीक है, जो पहले है वो लास्ट में जा रहा है और जो लास्ट में वो पहले आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 63 के लिए जो लास्ट में है उसको लाएंगे हम पहले और जो पहले है उसको लाएंगे हम लास्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 36 आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, विद्युत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है। तो बताइए यहाँ पर अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या है, सर्वज्ञ।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी गैस है दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, अनाईमुडी शिखर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव किस प्रकार होता है? तो बताइए किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? तो बताइए दिए गए विकल्पों में से यजुर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, समर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग वर्ष में गठित किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स किस वर्ष में गठित किया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक निम्न में से क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, पर्यवेक्षी संस्थान है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से एफडीआई का पूरा नाम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए विकल्पों में से एफडीआई का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चलिए ध्यान रखिएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड्स किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, और ये कब की थी इसकी स्थापना दोस्तों? 1784 ईस्वी में की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स किस तिथि को मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोग इससे पहले कि हमारे मॉडल पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जिस सिंह स्तंभ की अनुकृति है उसे किस शासक ने बनवाया था? तो बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, अशोक ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो किसे दी गई दोस्तों? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न की उपाधि दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन थे प्रथम भारतीय दोस्तों चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले? राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? तो बताइए फ्रेंड्स वो कौन व्यक्ति थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, राजा शिव प्रसाद जी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, चंद्रवा का युद्ध निम्न में से कब हुआ था? तो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कब हुआ था दोस्तों? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चंद्रवार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हरा दिया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो बताइए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2, लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, और फंक ने किसकी खोज की थी दोस्तों? विटामिन की खोज फंक ने की थी। ध्यान रखिएगा ये भी साथ साथ आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सीमाएं निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो बताइए फ्रेंड्स, जो भारत की सीमाएं हैं वो निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कब की गई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको अब नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो कौन? राजीव कुमार हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार है उपाध्यक्ष नीति आयोग के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर निम्नांकित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा आप लोग। आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, यंग इंडिया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो बताइए, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला दोस्तों विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन के साथ कौन से दस्तावेज होने चाहिए? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही आंसर होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन के साथ आरसी बुक, पीयूसी बीमा प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी होने आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति क्या करेगा? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, हेलमेट पहनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, रक्षात्मक ड्राइविंग क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, थोड़े ऑप्शन इसके लेंथी हैं, थोड़ा टाइम देता हूँ आप लोगों को मैं इसका, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, वाहन चालक और अन्य सड़क उपभोक्ताओं द्वारा यातायात नियमों और सड़क संकेतों के उल्लंघन का सावधानी पूर्वक अनुमान लगाते हुए ड्राइविंग करें। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर पार्किंग निषेध है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कहाँ पर पार्किंग निषेध है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अस्पतालों का प्रवेश द्वार के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को दोस्तों? दाएं और उल्टा घुमा हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 के अनुसार, तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 के अनुसार गति सीमा पार नहीं की जाएगी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2, आगे का रास्ता चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अभी ऐसे जा रहा है, फिर आगे जाके क्या हो जा रही है? चौड़ा हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे का रास्ता चौड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, एक निजी वाहन में कितने यात्री को बैठा सकते हैं? यह डैश में लिखा है। तो दोस्तों ये कहाँ लिखा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3, पंजीयन प्रमाण पत्र में लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय ड्राइवर को लाइसेंस किस स्वरूप में अपने पास रखना चाहिए? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस स्वरूप में अपने पास रखने चाहिए? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2,
ओरिजिनल लाइसेंस रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो किस देश में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, जिम्बाब्वे में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है इंदिरा सागर बांध? ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, मोनाजाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका अयस्क है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, थोरियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, जब सीएनजी तथा एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब निम्न में से कौन सा उत्पाद बनाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, CO2, SO2 और H2O राइट आंसर होगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, हानिकारक पैराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के नष्ट होने का कारण कौन सी गैस है? तो बताइए फ्रेंड्स, वो कौन सी गैस है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो बताइए फ्रेंड्स, किसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4 ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को यहाँ से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? दोस्तों हमें यहाँ बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जो है कि एक्सप्लोसिव पदार्थ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4 रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, भूरा कोयला के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस कोयले को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल निम्न में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 सियाचिन। ठीक है दोस्तों, यह ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह पूर्वी काराकोरम के हिमालय में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो बताइए, किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 ओजोन को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जेम्स हिक्की ने किया था। ठीक है दोस्तों जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? द बंगाल गैजेट। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से डेनमार्क की राजधानी क्या है?
तो पता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। दोस्तों डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4 आयन मंडल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैश में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 मिक्सर और ग्राइंडर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, चेन्ना केशव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 बेलूर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक के बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही होंगे। तो है राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 चांदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य की है? दोस्तों बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस राज्य की है कुचिपुड़ी लोक नृत्य? तो आंध्र प्रदेश राज्य की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और सीएम कौन दोस्तों वर्तमान में? जगन मोहन रेड्डी जी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों ये थे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीआर परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके और उनकी प्रिपरेशन हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।